फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेस 2023। फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए दोस्तों? क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए। जैसा कि दोस्तों आप सबका कमेंट में पढ़ा, काफ़ी स्टूडेंट मुझे कमेंट किए थे, सर आप जितना जितना भी वीडियो में बताए थे हर एक चीज़ क्वेश्चन मैच किया, काफ़ी क्वेश्चन हमारे सेट पेपर में मैच किया। तो दोस्तों धन्यवाद आप लोगों के कमेंट के लिए। और आप लोगों के कमेंट से ही दोस्तों आज का वीडियो मैं बना कर लाया हूँ। आपको अभी से इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। वीडियो को पहली बात तो थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों मैं लगातार 10 साल का सेट पेपर पढ़ा हूँ। लगातार 10 साल का सेट पेपर पढ़ा हूँ, मतलब कि 10 साल आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन साइंस से आए हैं, साइंस से रिलेटेड आए हैं, उसको पढ़ने के बाद दोस्तों 20 प्रश्न मिले हैं जो कि कनेक्टेड क्वेश्चन हैं। मतलब 20 बहुविकल्पी प्रश्न, बहुविकल्पी करें 20 ऐसे प्रश्न मिले हैं दोस्तों जो कि मतलब कि ज़्यादा नंबर के 7 नंबर के होते हैं, 4 नंबर के होते हैं, जो कि हर साल मतलब कि 10 साल लगातार आए हैं। तो इस साल क्यों नहीं आएंगे? इस साल भी यह प्रश्न आएंगे। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 20 प्रश्न कराऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी कराऊंगा, वह भी दोस्तों एकदम लॉजिकल तरीके से, मतलब इस तरीके से आपको समझाते हुए चलूंगा कि आपको एकदम समझते हुए एकदम रहेगा, और कल के पेपर में जाएंगे पूरा धुआं उड़ा कराएंगे। और दोस्तों यह मेरी 100% गारंटी है, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करता है, वीडियो को अंत तक देखता है, कल के पेपर में दोस्तों उसका 70 लाने में उसकी बहुत ही मदद करेगा यह वीडियो दोस्तों। क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम हर एक प्रश्न को देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सबका सॉल्यूशन आपको कराऊंगा आज के इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो दोस्तों समझ जाइए आप लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र वीडियो है। क्या है? ब्रह्मास्त्र। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चंस का एक ऐसा समूह, सॉल्यूशन का एक ऐसा समूह दूंगा जो कि आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, और कल के पेपर में आपको 70 मार्क्स अचीव करने में, प्राप्त करने में आपकी मदद करेगा। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्तों, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट की संरचना व क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों यह क्वेश्चन लगातार 10 साल आया है, 10 साल के पेपर में आया, तो इस बार भी आएगा। हो सकता है आपके सेट में ना आए तो आपके दोस्त के सेट में आए, पर पक्का है इस साल भी आएगा। क्लियर ना? 100% मेरी गारंटी है दोस्तों, इस बार भी आएगा यह क्वेश्चन, पक्का है। और दोस्तों इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके आपसे पूछ देगा कि मानव हृदय के अनुदैर्ध्य काट की संरचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए ना। तो अनुदैर्ध्य काट से मतलब है कि आंतरिक संरचना। आपसे शॉर्ट में भी क्वेश्चन 4 नंबर में पूछ सकता है कि मानव हृदय के आंतरिक संरचना की सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ जाएगा। क्लियर ना? तो दूसरा देख सकते हैं, दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम क्या है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन भी, इसको भी आप समझते हुए चलेंगे, इसका भी सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। तीसरा है कि ऋतुस्राव क्या होता है, समझाइए, मतलब ऋतुस्राव क्या होता है इसके बारे में बताना है आपको। चौथा दिया है कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर होते हैं, स्पष्ट कीजिए, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। और पांचवा है दोस्तों, पांचवा देख सकते हैं कि जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। और छठवां है कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां है डीएनए एवं आरएनए में आपको अंतर बताना है। और आठवें में भी दोस्तों आपको रुधिर एवं लसिका में अंतर बताना है। अंतर बताने वाले जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में जरूर आता है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश में 7 सेट चलते हैं, तो हो सकता है आपके सेट में ना आए तो आपके दोस्त के सेट में आ जाए, पर पक्का है जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर, धमनी एवं शिरा में अंतर, डीएनए एवं आरएनए में अंतर, विरंजक एवं रुधिर एवं लसिका में अंतर, यह जो है ना ये टॉपिक्स यह हर साल आते हैं दोस्तों। तो इस बार भी आएंगे, आपको सबको समझ लेना है ना। कितना समय लगेगा? 5 मिनट भी नहीं लगेगा इन टॉपिकों को समझने में। बस आपको क्या करना है, एकदम एकाग्रचित्त होकर, कॉन्सेंट्रेट होकर इस वीडियो को अंत तक देखना है। मेरी 100% गारंटी, अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो 20 में से 20 नहीं तो 20 में से 15 तो आपको पक्का एकदम वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगा, मेरी 100% गारंटी है। क्लियर है ना? तो अब नवा प्रश्न क्या देख सकते हैं, नवा है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, यह नवा है। और 10वां है कि विरंजक चूर्ण के उपयोग बताइए। और 11वां है कि विरंजक चूर्ण के गुणों का वर्णन कीजिए। तो इन तीनों को कंबाइन करके मैं एक ही टॉपिक में बताऊंगा कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि क्या होती है, विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या होता है, विरंजक चूर्ण के गुण क्या होते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस मात्र 5-6 लाइन में है इसका आंसर। और अगर आप समझ लेते हैं ना तो आप उसको जितना चाहे उतना बड़ा करके आप समझ कर लिख सकते हैं। क्लियर है ना? इसलिए दोस्तों रटना नहीं, आपको समझते हुए हर क्वेश्चन को चलना है। जो स्टूडेंट दोस्तों समझता है ना, जो स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन को समझ कर पेपर देकर आता है, 100% मेरी गारंटी है वो पेपर में 70 मार्क्स वही स्टूडेंट अचीव करता है जो कि पेपर समझ कर देता है, ना कि रट कर। जो स्टूडेंट रट कर जाता है ना वही फेल हो जाता है, उसी का नंबर डाउन होता है, वही मतलब कि एकदम लूजर बन जाता है। इसलिए आपको लूजर नहीं बनना है, आपको टॉपर बनना है ना। तो हर क्वेश्चन को समझना है, अगर आप समझे रहेंगे बारीकी तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जाए आप उसका आंसर मॉडिफाई करके हर एक प्रकार से लिख सकेंगे। क्लियर है ना? और 11वां है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि का वर्णन कीजिए।
प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। 12वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट। 13वां है प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुणों का वर्णन कीजिए, यह भी एकदम करेक्टेड है, इसको भी मैं मतलब एक में ही बता दूंगा, 4-5 लाइन का आंसर होगा इसका। और दोस्तों देखते हैं 14वां जो है आपका, 14वां भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ड विक्षेपण क्या है। दोस्तों बहुत ही सिंपल टॉपिक है, फिर भी काफ़ी स्टूडेंट को इसमें मतलब प्रॉब्लम होता है कि वर्ड विक्षेपण क्या है, वो समझ ही नहीं पाते वर्ड विक्षेपण क्या है। मैं आपको एकदम चित्र के जरिए भी समझाऊंगा, एकदम अच्छे से फिगर के जरिए भी क्लियर करते हुए चलूंगा, एकदम लॉजिकल तरीके से आपको समझा दूंगा इस प्रकार कि वर्ड विक्षेपण आप कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे कि वर्ड विक्षेपण होता क्या है। क्लियर है ना। 15वां है दोस्तों कि दृष्टि दोष से क्या समझते हैं। मतलब कि दृष्टि दोष मतलब होता है दोस्तों नेत्र दोष, इसी को भी कहते हैं, इसी को नेत्र दोष भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछ देगा कि दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, नेत्र दोष से क्या समझते हैं, दृष्टि दोष क्या होता है, नेत्र दोष क्या होता है, तो आप किस प्रकार लिखेंगे वो भी आपको बताऊंगा, बहुत सिंपली तरीके से आपको समझाते हुए चलूंगा। 16वां है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, मतलब दृष्टि दोष आपके कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों मैं ओरली बता दूं, दृष्टि दोष आपका मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, इसको आगे मैं डिस्क्राइब करके समझाऊंगा। क्लियर है ना। और 17वां प्रश्न क्या है, 17वां देख सकते हैं दोस्तों। 17वां है कि निकट व दूर दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, मतलब साफ साफ पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और दूर दृष्टि दोष क्या है। 18वें में पूछा है कि निकट व दूर दृष्टि दोष के कारण निवारण बताइए, मतलब कि आपको ये अलग अलग सेपरेट करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष का क्या कारण होता है, दूर दृष्टि दोष का क्या कारण होता है, निकट दृष्टि दोष का निवारण बताइए, दूर दृष्टि दोष के निवारण बताइए। ऐसे ही आपसे सिंपल सिंपल मतलब समझ जाइए। मैं 20 प्रश्न है ना, इस 20 प्रश्नों से दोस्तों मिला जुला कर टोटल आपके 40 प्रश्न बन सकते हैं, 40 प्रश्न बन सकते हैं। सोच लीजिए कि आपके बोर्ड में कितने इंपॉर्टेंट है ये सब एकदम मतलब क्वेश्चन। अब इसका सॉल्यूशन भी मैं देते चलूंगा। 19वां दोस्तों देखते हैं। 19वां दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। 20वां है मानव नेत्र की संरचना एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। दोस्तों यह आपसे 7 नंबर में प्रश्न पूछेगा, 7 नंबर में। सोच लीजिए दोस्तों 7 नंबर बहुत बड़ी चीज होती है। अगर चाहते हैं 7 नंबर बोर्ड एग्जाम में अचीव करके 70 में 70 पूरा टोटल अपना कंप्लीट करना और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। तो आए दोस्तों अब हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हुए चलते हैं। तो पहले हम समझेंगे दोस्तों मानव हृदय की संरचना। क्या समझेंगे, मानव हृदय की संरचना एवं क्रियाविधि। दोस्तों पहले सर्वप्रथम आप हेडिंग करेंगे, जिस प्रकार मैं किया हूं इसी प्रकार आप हेडिंग करेंगे। ये मेरा टाइप वाला है, आप अपने पेन से हेडिंग करेंगे थोड़ी अच्छी प्रकार से। क्या हेडिंग करेंगे, हेडिंग करेंगे मानव हृदय की संरचना एवं क्रियाविधि। क्लियर है ना। फिर उसके बाद आप उसमें सेपरेट करके हेडिंग करेंगे मानव हृदय की संरचना। क्या हेडिंग करना है दोस्तों आपको, मानव हृदय की संरचना। फिर उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको उसके बाद मानव हृदय एक बना देना है, मानव हृदय की संरचना बना देनी है। फिर उसके हर एक पार्ट के बारे में आपको लिख देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो अवेलेबल है जो कि आपको ट्रिक्स है कि इसके जरिए दोस्तों ट्रिक्स से आपको चुटकियों में हृदय बनाना बता देंगी। हृदय का अनुदैर्घ्य रेखाट का चित्र ये देख सकते हैं, हृदय की आंतरिक संरचना है। जो दोस्तों हृदय का जो ऊपरी भाग होता है ना, इसको हम लोग महाशिरा कहते हैं, और हृदय का जो इधर वाला भाग होता है दोस्तों इसको फुफ्फुस धमनिया कहते हैं, और उसके नीचे जो होता है फुफ्फुस शिरा बस। और इधर इधर का बायां लिंद होता है, इधर का दायां लिंद होता है। बस समझिए दोस्तों ना, चित्र के जब आप चित्र आपके सामने आप बनाएंगे ना, तो आपका दायां जो होगा वो बायां होगा हृदय में, और आपका जो बायां होगा वो दायां होगा। बस इतना समझना है ना आपको, बस इसी प्रकार समझना है, बस आपका सब आंसर एकदम होते चलेगा। इधर का चौड़ा भाग बायां लिंद, इधर का चौड़ा भाग दायां लिंद, इधर का निचला नुकीला चौड़ा भाग बायां निलय, इधर का निचला नुकीला भाग दायां निलय। क्लियर है ना। और ये इन दोनों को अलग कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो मतलब इसको क्या कहेंगे, इसको भी विभाजिका कहेंगे। क्लियर ना फ्रेंड्स, एकदम समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही क्लियर होगा, आपको एकदम अच्छी प्रकार से क्लियर होता चलेगा। बस आपको इतना भी लिख देंगे तो आपके लिए बहुत है। क्लियर ना। तो अब इसके हर एक पार्ट के बारे में लिखेंगे तभी इसकी संरचना पूरा कंप्लीट होगी। तो इसके पहला पार्ट होता है दोस्तों अलिंद, बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिख कर लाया हूँ। अगर आप समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही समझ जाइए हेल्पफुल वीडियो है ये। देख सकते हैं अलिंद में आप क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हूँ कि मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, ऊपरी चौड़े भाग के दोनों वेश्म बायां व दायां अलिंद कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मैं आपको कहा हूँ इधर का चौड़ा भाग, इधर का चौड़ा भाग, एक बायां अलिंद एक दायां अलिंद, बस वही है दोस्तों। क्या है कि मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, ऊपरी चौड़े भाग के दोनों वेश्म बायां व दायां अलिंद कहलाते हैं। अलिंदों की जो पेशियां होती हैं दोस्तों, अलिंदों की भित्तियां जो होती हैं ना वो पतली व कम पेशी होती हैं। अलिंदों की भित्तियां पतली होती हैं एवं कम पेशी होती हैं। अब नीले में क्या करेंगे दोस्तों, नीला भी उसका जस्ट नीचे वाला भाग था, देखा था नुकीला भाग, इसमें भी लिखेंगे दोस्तों वही चीज़, आपको सेम सेंटेंस दोहरा देना है कि मनुष्य के हृदय में 4 वेश्म होते हैं, निचले नुकीले भाग के दोनों वेश्म बायां व दायां नीले कहलाते हैं। बहुत ही क्लियर, बस उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। नीलियों की भित्तियां मोटी वो अधिक पेशी होती है, उसमें पतली होती थी और कम पेशी होती थी। और इसमें नीलियों की भित्तियां कैसी होती है, मोटी होती है और अधिक पेशी होती हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस समझना है आपको।
और धमनियाँ लिख देंगे, फिर हेडिंग करेंगे तीसरी धमनियाँ। और धमनियों में क्या लिखेंगे दोस्तों, इस तरह धमनियाँ में लिख देंगे कि मानव हृदय में मांसपेशियों की बनी हुई लचीली नलिकाएं होती हैं जिन्हें धमनी कहते हैं। सोचिए दोस्तों, बस एक एक लाइन का आंसर है, दो दो लाइन का आंसर है। आप कितनी मतलब एकदम सिस्टम से आप लिख सकते हैं, जिस प्रकार मैं हेडिंग करके लिखा हूँ इसी प्रकार आपको कल के बोर्ड में लिखना है। और 1 नंबर में नहीं छोड़ना, 7 नंबर आपको पूरा अचीव करना है। क्लियर है ना। मानव हृदय में मांसपेशियों की बनी हुई लचीली नलिकाएं होती हैं जिन्हें धमनियाँ कहते हैं। और चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, चौथा देख सकते हैं यहाँ पे, मैं चौथा पॉइंट लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे होगा महाशिरा। महाशिरा में आप क्या लिखेंगे कि मानव हृदय में शरीर के ऊपरी भाग से जाने वाले महाशिरा को उच्च महाशिरा तथा शरीर के निचले भाग से जाने वाले महाशिरा को निम्न महाशिरा। सिंपल सी बात है, ऊपर से जो महाशिरा जाएगा उसको उच्च महाशिरा कहा जाएगा और नीचे से जाएगा तो उसको निम्न महाशिरा ही कहा जाएगा। क्लियर ना। उच्च मतलब ऊंचा, निम्न मतलब नीचा। अब दोस्तों इसके आपको सिंपली अब क्या करना है, आप हेडिंग करना पड़ेगा आपको एक और कि मानव हृदय की क्रियाविधि। दोस्तों इतना सिंपल मैं बताऊंगा मानव हृदय की क्रियाविधि ना, आज तक दोस्तों आपको कोई भी नहीं बताया होगा। मैं पूरे बुक को मतलब एकदम निचोड़ कर एकदम आपके लिए आंसर लेकर आया हूँ कि मानव हृदय क्रियाविधि आप किस प्रकार एकदम सिंपली में 2-3 लाइन में लिखेंगे। दोस्तों आपको मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, अगर आप संक्षेप में समझ गए ना, एकदम शॉर्ट में समझ गए ना, इसको लॉन्ग करके लिखने में ना आपको कुछ नहीं जाएगा। जो समझेगा दोस्तों वही लिखेगा, जो रटेगा भूल जाएगा। तो आपको समझना है ना। तो देखिए मानव हृदय की क्रियाविधि किस प्रकार आप समझेंगे, बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो आपको यह सेंटेंस तो एकदम समझिए, यादें कर लीजिए कि हृदय पंप की तरह कार्य करता है। इतनी बार आप सुन चुके होंगे कि या तो आपको माइंड में एकदम फिट होगा कि हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। यह रुधिर को ग्रहण करता है और उसे दबाव के साथ अंगों की ओर भेज देता है। यह नियमित रूप से लगातार तथा जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। क्या? यह नियमित रूप से लगातार तथा जीवन पर्यंत कार्य करता रहता है। बस सिंपल आप जो जानते हैं अपने हृदय के बारे में आपको वही लिख देना है बस हृदय की क्रियाविधि में। क्योंकि दोस्तों यह नियमित रूप से अगर लगातार कार्य ना करे तो जीवन पर्यंत कार्य कर सकेगा नहीं ना। आपका जो हृदय होता है वो धड़कन चलती रहती है ना, मतलब वही आपका हृदय है जो कि धड़कता रहता है, पंप करता रहता है, वही आपका हृदय है। और क्या दोस्तों देखते हैं, हृदय रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग होता है। हृदय जो होता है दोस्तों रक्त परिसंचरण का मुख्य अंग होता है, क्योंकि वही हमारे रक्त को पंप कर हर शरीर के हर अंग के भागों तक भेजता है। क्लियर ना। यद्यपि इस कार्य में अन्य अंग भी सहयोग प्रदान करते हैं, किंतु दोस्तों हृदय की मुख्य भूमिका निभाता है। हृदय जो होता है ना वो रक्त परिसंचरण में मुख्य भूमिका निभाता है। क्लियर ना फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स अब अगले मतलब प्रश्न को देखते हैं, जो कि था हमारा मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम, बस आपको समझना है। क्या है देख सकते हैं आप, हेडिंग करेंगे पहले मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम और लिखेंगे कि यदि पेच कसते समय दाहिने हाथ को इस प्रकार घुमाए कि पेच की नोक विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो पेच के घूमने की दिशा जो होगी ना दोस्तों वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी, वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। जैसे कि दोस्तों आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। मान के चलिए ये एक पेच है, ये एक पेच है ना दोस्तों, यह पेच का ऊपरी भाग है। आप इसको इस प्रकार घुमाते हैं दोस्तों कि ये जो पेच का नोक है यह विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा दोस्तों? यह विद्युत धारा की दिशा को इसकी पेच की नोक प्रदर्शित करेगी। दोस्तों पेच की जो घूमने की दिशा होगी ना, जो ऐसे से यह घूमेगा वही किसका होगा दोस्तों? वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। पेच के घूमने की दिशा जो होगी दोस्तों वही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होगी। बस यही है दोस्तों मैक्सवेल का दक्षिणावर्त पेच नियम, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है ना। अब अगला क्या है दोस्तों, ऋतुस्राव। ऋतुस्राव क्या होता है बहुत ही सिंपली तरीके से आपको समझाऊंगा दोस्तों। आप हेडिंग करेंगे, बोर्ड एग्जाम भी आएगा ऋतुस्राव से आप क्या समझते हो तो आप हेडिंग करेंगे ऋतुस्राव। हेडिंग करने के बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंपली, बस समझ लीजिए दोस्तों, आप इसको खुद से बनाकर लिख देंगे कि यदि अंडाणु का निषेचन दोस्तों नहीं होता है तो वह 1 दिन बाद नष्ट हो जाता है। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। गर्भाशय की दीवारें मोटी तथा स्पंजी हो जाती हैं, परंतु दोस्तों जब निषेचन न होता है ना, निषेचन न होने की अवस्था में ना ये जो गर्भाशय की दीवारें मोटी हुई रहती हैं, स्पंजी हुई रहती हैं, ये धीरे धीरे टूटने लगती हैं और रुधिर मतलब ब्लड व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाती हैं। क्लियर है ना। और यह जो संपूर्ण घटना होती है दोस्तों, इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम रजोधर्म कहते हैं या ऋतुस्राव कहते हैं। यही है आपका रजोधर्म या ऋतुस्राव। मतलब दोस्तों एकदम देयरफॉर मतलब कि आप अतः करके लिख सकते हैं कि ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है ऋतुस्राव दोस्तों? जब निषेचन न होने की अवस्था होती है तभी ऋतुस्राव आपका होता है। क्लियर ना फ्रेंड्स। एकदम अच्छी प्रकार से मैं आपको समझाया, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको मतलब शॉर्ट में समझाते हुए चल रहा हूँ। पुनः एक बार देख लीजिए इसको, हमको लग रहा है आप समझ नहीं पाएंगे तो एक बार पुनः देख लीजिए। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह 1 दिन बाद नष्ट हो जाता है। क्लियर है ना। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करने लगता है। दोस्तों गर्भाशय की दीवारें जब वो लगता है प्राप्त करने की तैयारी करने, तो गर्भाशय की दीवारें इस कंडीशन में मोटी तथा स्पंजी हो जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों? मोटी हो जाती हैं और स्पंजी हो जाती हैं। परंतु दोस्तों जब निषेचन नहीं होता है ना तो वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं।
और जब टूटने लगती है तो ब्लड मतलब रुधिर व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकल जाती हैं। यही जो संपूर्ण घटना होती है दोस्तों, संपूर्ण प्रक्रिया होती है ना, इसी को हम लोग रजोधर्म कहते हैं या ऋतुस्राव कहते हैं। यहाँ पे रजोधर्म हो गया, यहाँ पे रजोधर्म लिखा गया, आप इसको समझ लीजिएगा। इसी को हम रजोधर्म कहते हैं या ऋतुस्राव कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है। बहुत ही सिंपल बात है, इतना पढ़ने के बाद तो आप समझ गए कि ऋतुस्राव किस अवस्था में होता है, जब निषेचन हमारा नहीं होने वाला रहता है। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला था हमारा ना कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या अंतर होते हैं। दोस्तों जानेंगे हम लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या क्या अंतर होते हैं बहुत सिंपल तरीके से। आप हेडिंग करेंगे कि लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में अंतर, फिर उसके बाद एक साइड लिख देंगे कि लैंगिक जनन और एक साइड लिख देंगे अलैंगिक जनन। इसी प्रकार दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है। अगर आप इसी प्रकार लिखते हैं दोस्तों तो एग्जामिनर आपकी ओर ज़्यादा आकर्षित होगा और आपको बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर थोड़ा बड़ा गलती भी किया ना तो उसको माफ कर वो आपको पूरा नंबर दे देगा। क्लियर ना? तो लैंगिक जनन एक साइड हेडिंग करेंगे और एक साइड अलैंगिक जनन। तो पहला अंतर क्या होता है दोस्तों, लिख सकते हैं। पहला अंतर होता है आपका कि इस क्रिया में मतलब कि लैंगिक जनन की क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु दोस्तों अलैंगिक जनन की जो क्रिया होती है ना, इसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है। पहला अंतर तो एकदम सेपरेट मतलब अंतर एकदम सिंपल अंतर है, इसको आप समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। जो लैंगिक जनन होता है ना हमारा, इस क्रिया में दोस्तों नर और मादा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तभी लैंगिक जनन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो अलैंगिक जनन होता है दोस्तों, इस क्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब इसमें केवल एक ही होगा जिससे अलैंगिक जनन की उत्पत्ति होगी। और दूसरा अंतर क्या है दोस्तों, देख सकते हैं लैंगिक जनन जो होता है ना दोस्तों, इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। मतलब लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है, परंतु जो अलैंगिक जनन होता है ना आपका, वो निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। क्लियर नहीं? ये बहुत सिंपल है कि आपका लैंगिक जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है तो अलैंगिक जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। बहुत ही सिंपल अंतर देख सकते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका कि लैंगिक जनन जो होता है निषेचन क्रिया के बाद जीव बनना आरंभ करता है, परंतु अलैंगिक जीव में निषेचन क्रिया नहीं होती है। मतलब अलैंगिक जनन निषेचन क्रिया ही नहीं होती है। बहुत ही सिंपल अंतर आप समझते चलेंगे दोस्तों। चौथा है आपका कि इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान में नए गुण विकसित हो जाते हैं। मतलब कि लैंगिक जनन में जो संतानें उत्पन्न होती हैं उनमें नए गुण विकसित हो सकते हैं, उनमें मतलब पूरी गारंटी रहती है कि उनमें नए गुण पक्का है विकसित होंगे। परंतु दोस्तों अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है ना, उसमें नए गुण नहीं आ सकते हैं, एकदम पूरा गारंटी कि उसमें नए गुण आएंगे ही नहीं अलैंगिक जनन की संतति में। और पांचवा जो कि लास्ट अंतर दोस्तों देख सकते हैं कि लैंगिक जनन की क्रिया में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु दोस्तों अलैंगिक जनन की क्रिया में एक कोशिकीय बीजाणु उत्पन्न होते हैं। क्लियर ना? लैंगिक जनन की क्रिया में बीजाणु उत्पन्न होते ही नहीं है और अलैंगिक जनन की क्रिया में बीजाणु उत्पन्न होते हैं। तो कैसे बीजाणु उत्पन्न होते हैं? एक कोशिकीय। क्लियर है ना? तो आज अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या था हमारा। अगला प्रश्न था दोस्तों कि जाइलम एवं फ्लोएम में क्या क्या अंतर होते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा कि जाइलम एवं फ्लोएम में क्या क्या अंतर होते हैं। आप देखते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। आप इसमें भी हेडिंग करेंगे जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर। हेडिंग करने के बाद ही आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो पहला अंतर क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं। पहला अंतर होता है जो कि देख सकते हैं बहुत ही सिंपल अंतर है कि जाइलम जो होता है दोस्तों वो जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम का जो कार्य होता है दोस्तों, फ्लोएम तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। बहुत ही सिंपल अंतर है। अगर दोस्तों आप और सिंपल समझना चाहेंगे तो हर एक टॉपिक को मैं 2 से 3 मिनट में समझाया हूँ। मतलब सेपरेट वीडियो मेरा अवेलेबल है अपने चैनल पे, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जो स्टूडेंट अलग से समझना चाहेगा 2 से 3 मिनट में वहाँ से समझ सकता है, और इसी वीडियो में पूरा अंत तक देखते देखते समझना चाहेगा तो वो भी समझ सकता है, क्योंकि मैं इसी वीडियो में भी आपको एकदम अच्छी प्रकार समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। पहला अंतर तो क्लियर हो गया ना, जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, और जो फ्लोएम होता है तैयार भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। और दूसरा है दोस्तों कि जाइलम में खनिज लवणों का परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है। जो हमारा जाइलम होता है दोस्तों, इसमें खनिज लवणों का परिवहन हमारा नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है, और फ्लोएम में भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं एवं सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है। किसकी तरह होता है दोस्तों, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा इधर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए। किसकी तरह होता है इसमें फ्लोएम में भोजन का परिवहन चालनी नलिकाओं द्वारा और सहायक कोशिकाओं द्वारा भोजन का परिवहन होता है। और इसमें दोस्तों आप देखे ही हैं कि इसमें परिवहन नलिकाओं एवं वाहिकाओं द्वारा होता है। और तीसरा देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा अंतर है कि नलिकाएं और वाहिकाएं मृत कोशिकाएं होती हैं। किसमें? जाइलम में जो नलिकाएं होती हैं और वाहिकाएं होती हैं जो कि जल का परिवहन करती हैं, वो मृत कोशिकाएं होती हैं। परंतु दोस्तों जो फ्लोएम में चालनी नलिकाएं और सहायक कोशिकाएं होती हैं ना, वो जीवित कोशिकाएं होती हैं। क्लियर है ना? और चौथा अंतर है कि पदार्थों का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है। किसमें? जाइलम में।
इधर का भाग जाइलम है आपका, एकदम देखते हुए चलिए, समझते हुए चलिए कि जाइलम में पदार्थों का स्थानांतरण वाष्पोत्सर्जन आकर्षण बल के कारण होता है, परंतु दोस्तों फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण परासरण दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? परासरण दाब के कारण भोजन का परिवहन होता है दोस्तों। किसमें पदार्थों का परिवहन होता है? फ्लोएम में। क्लियर है ना? तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या था हमारा? तो अगला प्रश्न देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न था हमारा कि धमनी और शिरा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स, मतलब इनमें किस प्रकार आप अंतर लिखेंगे। बहुत ही सिंपली तरीके से दोस्तों, आपको इसमें भी हर प्रकार की तरह हेडिंग करना है, धमनी और शिरा में अंतर। इंग्लिश में भी चाहेंगे तो इंग्लिश में भी हेडिंग कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। क्लियर है ना? तो आप भी इसमें अलग अलग करके हेडिंग डालेंगे, जिसमें जैसे कि हर एक अंतर में आप डाले हैं, एक साइड लिखेंगे धमनी, एक साइड लिखेंगे शिरा। तो पहला अंतर क्या होता है फ्रेंड्स, देख सकते हैं, जो कि काफी सिंपल है कि धमनियों में रक्त हृदय से अंगों की ओर जाता है, परंतु दोस्तों शिराओं में रक्त जो होता है ना, वो अंगों से हृदय की ओर जाता है। बहुत ही सिंपल अंतर है दोस्तों, एकदम समझते हुए चलिए। दूसरा अंतर देख सकते हैं। दूसरा अंतर है कि धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देता है, परंतु शिराओं में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण यह जो शिराएं की मतलब ब्लड होती हैं वो नीली दिखाई देती हैं। धमनियों में भी आपके ब्लड ही पाया जाता है, रक्त ही पाया जाता है, और शिराओं में भी रक्त पाया जाता है, परंतु शिराओं में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण उसमें जो रक्त होता है दोस्तों वो नीला दिखाई देता है। क्लियर ना? और इसमें धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण यह लाल दिखाई देता है। क्लियर ना फ्रेंड्स? तो अगला अंतर देख सकते हैं। धमनियों में दोस्तों शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और आपके शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बहुत ही सिंपल है कि धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा तो इसका अपोजिट कर दीजिए, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए कि शिराओं में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और अगला अंतर देख सकते हैं। अगला अंतर है कि धमनियों में भित्तियां जो होती हैं दोस्तों वो मोटी होती हैं और लचीली होती हैं, तो शिराओं में उसका अपोजिट ही होगा, इसमें कम मोटी होगा और पतली होगा तथा कम लचीली होगा। और अगला अंतर देख सकते हैं। अगला अंतर है कि हृदय की धड़कन की गति, हृदय की धड़कन की गति के कारण धमनियों में रक्त का प्रवाह अधिक तीव्र गति से होता है। दोस्तों आपकी जो हृदय की गति होती है वो धक धक जब बहुत तेजी से धड़कने लगती है, जब आप रन करते हैं, दौड़ते उड़ते हैं, कोई काम मेहनत का करते हैं, तो हृदय गति धड़कन आपकी बढ़ जाती है ना, तो उस वक्त दोस्तों धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत ही तीव्र गति से होता है, बहुत ही तेजी से होता है। और शिराओं में रक्त का प्रवाह दोस्तों एक समान गति से होता है, भले आपकी धड़कन का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, शिराओं पे आपके धड़कन का प्रभाव नहीं पड़ता है, उसमें एक समान गति से रक्त का प्रवाह होता रहता है। और अगला अंतर दोस्तों देखते हैं कि धमनियों में अंदर की गुहा जो होती है दोस्तों वो सकरी होती है, परंतु शिराओं में जो अंदर की गुहा होती है वो चौड़ी होती है। मतलब यह सकरी है तो यह चौड़ी होगा, इसका अपोजिट कर दीजिए। काफी अंतर दोस्तों, किसी भी टॉपिक में आप अंतर निकालने चलेंगे तो एक साइड का अगर याद कर ले तो दूसरा बस जस्ट अपोजिट करते चलिए, अंतर मिलता चला जाएगा। अगला देख सकते हैं दोस्तों। अगला है कि धमनियां त्वचा से दूर अंदर की ओर स्थित है, परंतु शिराएं जो होती हैं त्वचा के निकट बाहर की ओर स्थित होती हैं। बस इसका अपोजिट हो रहा है ना, यह त्वचा से दूर है, त्वचा के निकट है, यह बाहर की ओर स्थित है, यह अंदर की ओर स्थित है। क्लियर ना फ्रेंड्स? एकदम समझते हुए चलिए। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, पल्मोनरी धमनी में दोस्तों अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, परंतु दोस्तों पल्मोनरी शिरा में जो होता है ना वो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बस अपोजिट है दोस्तों, समझिए कि पल्मोनरी धमनी जो होती है ना आपकी, उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। बस ये लास्ट अंतर था दोस्तों शिरा और धमनी में आपकी। क्लियर ना? तो आइए अब अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्या था हमारा। अगला दोस्तों था डीएनए और आरएनए में अंतर। यही था ना, आप प्रश्न पढ़े होंगे तो समझे होंगे डीएनए एवं आरएनए में अंतर। तो आप इसमें भी एकदम अगली बार की तरह एडिंग करेंगे डीएनए एवं आरएनए में अंतर। फिर एडिंग करने के बाद दोस्तों एक साइड लिखेंगे डीएनए, एक साइड लिखेंगे आरएनए, जिस प्रकार हर में लिखेंगे उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे। तो पहला अंतर क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। पहला अंतर तो आप इसके फुल फॉर्म को ही लिख देंगे कि डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस यही पहला इसका अंतर हो गया, बस उसका फुल फॉर्म आप लिख देंगे, वही इसका पहला अंतर। और दोस्तों डीएनए जो होता है ना ये द्वितंतु कड़ू होता है और आरएनए आपका एकल तंतु कड़ू होता है, दूसरा अंतर हो गया। डीएनए डीऑक्सी राइबोज शर्करा युक्त होती है और आरएनए राइबोज शर्करा युक्त होती है, यह तीसरा अंतर हो गया। और चौथा अंतर क्या है दोस्तों, देख सकते हैं। चौथा अंतर है, थोड़ा इसको ऊपर कर दें, आप देख सकते हैं। चौथा अंतर है फ्रेंड्स कि एडेनाइन का पूरक पिरिमिडीन बेस थाइमिन होता है। किसमें दोस्तों? ये डीएनए में होता है। डीएनए में एडेनाइन का पूरक पिरिडिन बेस थाइमिन को माना जाता है और एडेनाइन का पूरक पिरिडिन बेस यूरेसिल है। किसमें दोस्तों? आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, पहली बात तो यही जान लीजिए, इसमें थाइमिन होता नहीं है पर इसमें पिरिडिन बेस थाइमिन होता है। और अगला अंतर देख सकते हैं दोस्तों। अगला अंतर है कि डीएनए केवल एक कार्य करता है, परंतु आरएनए के दोस्तों कई प्रकार होते हैं, जैसे कि एमआरएनए, टीआरएनए और कैपिटल टीआरएनए। दोस्तों जब आरएनए के कई भाग होते हैं सबके अलग अलग विभिन्न कार्य होंगे। क्लियर है ना? और अगला अंतर देख सकते हैं, डीएनए स्वयं द्विगुणित तो हो सकता है, परंतु दोस्तों आरएनए का संश्लेषण एक डीएनए टेम्पलेट पर होता है। क्लियर है ना? एकदम समझते हुए चलिए दोस्तों। और अगला अंतर है दोस्तों देख सकते हैं,
अगला है आपका अंतर कि डीएनए मुख्य केंद्रक में पाया जाता है, परंतु आरएनए जो होता है ना मुख्य केंद्र तथा कोशिका ध्रुव में भी पाया जाता है। मतलब ये दो जगह पाया जाता है या एक ही जगह पाया जाता है। कहा डीएनए केवल मुख्य केंद्रक में पाया जाता है, परंतु आरएनए आपका मुख्य केंद्र और कोशिका ध्रुव इन दोनों में पाया जाता है। समझते हुए चलिए। और अगला अंतर दोस्तों देख सकते हैं, अगला अंतर है कि डीएनए यह एक लंबी बहुलक श्रृंखला होती है, परंतु आरएनए यह एक छोटा बहुलक है। आरएनए आपका एक छोटा बहुलक है और डीएनए आपकी एक लंबी बहुलक श्रृंखला है। और लास्ट अंतर देख सकते हैं जो कि अंतिम अंतर है आपका कि डीएनए हेलिक्स ज्यामिति बी के रूप में है और अल्ट्रावायलेट किरणों के जोखिम से क्षतिग्रस्त हो सकता है, परंतु दोस्तों आरएनए हेलिक्स ज्यामिति ए के रूप में होता है और अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा क्षति के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। यह अधिक प्रतिरोधी होते हैं। एक और अंतर दोस्तों उसको भी देख लीजिए जो कि लास्ट अंतर है। इतना आपको अंतर बता दो दोस्तों, इसमें से 2-3 अंतर भी लिख देंगे तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, आपका एक मार्क्स भी नहीं कटेगा। समझते हुए चलिए एकदम। डीएनए यह क्रोमोसोम या क्रोमेटिन फाइबर के रूप में होता है, परंतु आरएनए जो होता है यह राइबोसोम में होता है या इसके रूपों का प्रकारों को राइबोसोम के साथ संबंध में होता है। समझ गए ना फ्रेंड्स। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला था हमारा रुधिर एवं लसिका में अंतर। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस समझना है कि रुधिर एवं लसिका में क्या क्या अंतर होते हैं। तो ये जैसे कि हर में हेडिंग किए इसमें भी हेडिंग करेंगे रुधिर एवं लसिका में अंतर। हेडिंग करने के बाद एक साइड लिखेंगे रुधिर और एक साइड लिखेंगे लसिका। तो पहला अंतर क्या होता है दोस्तों देख सकते हैं जो कि काफी सिंपल अंतर है। रुधिर में आप लिख देंगे कि यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजक है और लसिका में लिख देंगे कि यह रंगहीन तरल संयोजक है। दूसरा अंतर लिख देंगे कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, इसका अपोजिट कर दीजिए। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बहुत ही सिंपल अंतर होता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल अंतर है, बस आपको समझने की देरी है। तीसरा अंतर है कि रुधिर में हीमोग्लोबिन भी पाए जाते हैं, लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाए जाते। बस इसका अपोजिट कर दिए, आपको अंतर मिल गया। अंतर का सबसे मुख्य टॉपिक, मुख्य उसका केंद्र ये होता है कि एक साइड का अगर आप अच्छी प्रकार याद कर लिए एक साइड का, तो बस उसका अपोजिट कर देना है, उसका उल्टा कर देना है, आपको अंतर मिलता चला जाएगा। और चौथा अंतर है दोस्तों देख सकते हैं, चौथा अंतर है कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए। लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है, बस हो गया। अब पांचवा अंतर देख सकते हैं कि रुधिर में कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में पाई जाती है, तो लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाई जाएगी। और छठवां अंतर है दोस्तों देख सकते हैं, छठवां है कि इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो इसका अपोजिट कर दीजिए, इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। सातवां है आपका जो कि लास्ट अंतर दोस्तों देख सकते हैं, और यह रुधिर वाहिनियों में परिसंचरित होता है और यह लसिका वाहिनियों में परिसंचरित होता है। बहुत ही सिंपल, जब यह रुधिर है तो रुधिर वाहिनियों में ही परिसंचरित होगा ना, और यह लसिका है तो यह लसिका वाहिनियों में ही परिसंचरित होगा। एकदम कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, कॉमन सेंस में। अब बस अपना कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज करेंगे, हर एक अंतर को दोस्तों आप सिंपली तरीके से एकदम ट्रिक के जरिए आप लिख सकेंगे, सिंपली तरीके से। मुझे जहाँ तक लग रहा है दोस्तों आपको यहाँ तक तो बहुत अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। अगला टॉपिक है आपका कि विरंजक चूड़। दोस्तों इससे क्वेश्चंस काफी हर साल पूछे हैं, तो इस बार भी पूछेंगे पक्का है। आपसे पूछ देगा कि विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र क्या है, विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम क्या है, विरंजक चूड़ का अणुभार कितना होता है, सबका आंसर मिलेगा दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से। दोस्तों इसका रासायनिक नाम मतलब विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। उसका रासायनिक सूत्र होता है COCl2। क्लियर है ना। अब विरंजक चूड़ का अणुभार कितना होता है दोस्तों 127 होता है। 127 मतलब 127 आपका विरंजक चूड़ का अणुभार होता है, एटॉमिक मास होता है। क्लियर है ना। तो विरंजक चूड़ बनाने की विधि क्या होती है दोस्तों, आइए देखते हैं और जानते हैं विरंजक चूड़ किस प्रकार बनता है हमारा। तो आप हेडिंग करेंगे विरंजक चूड़ बनाने की विधि, बोर्ड में इसी प्रकार आप कल कर आएंगे, पक्का है ना। अगर आएगा ये क्वेश्चन तो आपको इसी प्रकार लिखना है दोस्तों, जिस प्रकार मैं सिस्टम से आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप इस प्रकार सिस्टम से नहीं लिखते हैं सिस्टमेटिकली, तो शायद आप सही भी लिख कर आएंगे तो आप 7 नंबर का सही भी करके आएंगे तो आपको 6 नंबर मिले। इसलिए आपको हर एक हेडिंग बाय हेडिंग करके लिखना है। मतलब अगर इतना अच्छा इंप्रेशन दिखा दीजिए एग्जामिनर के ऊपर, अपना इतना अच्छा मतलब अट्रैक्ट बना दीजिए, अट्रैक्टिव, वो आपकी तरह इतना ज़्यादा आकर्षित हो जाए ना कि अगर आप गलत भी किए ना दोस्तों तो उसको वो सही कर दे, आपका 1 नंबर भी वो नहीं काटे, आपको 7 में 7 पूरा नंबर दे दें। तो आप लिखेंगे कि विरंजक चूड़ किस प्रकार बनता है कि जब आप बूझे हुए चूने पर दोस्तों, मतलब बूझे हुए चूने का सूत्र क्या होता है पहले यह जान लीजिए। बूझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का ट्वाइज। ये आपके बुझे हुए चूने का सूत्र होता है, बुझे हुए चूने का। जब बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराई जाती है तो अभिक्रिया के उपरांत तो विरंजक चूड़ प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है, जब हम बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, अभिक्रिया के उपरांत हमें विरंजक चूड़ प्राप्त होता है, जिससे दोस्तों हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। विरंजक चूड़ को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को भी कहते हैं। तो आप देख सकते हैं रिएक्शन दोस्तों, रिएक्शन है इसका CaOH का टाइज, ये आपका क्या है, यह बुझा हुआ चूना है। जब इसमें क्लोरीन की रिएक्शन कराया जाता है, क्लोरीन का अभिक्रिया कराया जाता है तो CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूड़ आपका प्राप्त हो गया। क्लियर है ना।
और H2O जल आपका बाहर निकल जाता है। यही हो गया इसका बनाने की विधि, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, मात्र 3 लाइन का है। आप इसको कॉपी में लिखेंगे दोस्तों तो 1 लाइन का भी नहीं है, समझ जाइए कितना सिंपल है। अब व्यंजक चूड़ के गुण में क्या लिखेंगे दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। इसका गुण देख सकते हैं, केवल इसके 3 ही गुण हैं। तीनों गुण में से पहला गुण आप देख सकते हैं कि यह एक हल्के पीले रंग का ठोस पदार्थ है। दूसरा है कि इसमें क्लोरीन की गंध आती है, जब इसका क्लोरीन से रिएक्शन हो रहा है तो इसमें क्लोरीन की गंध आएगी, ये तो पक्का है, क्लियर है ना। तीसरा है कि इसे जल में घोल कर गर्म करने पर क्लोरीन गैस निकलती है, बहुत ही सिंपल है। जब दोस्तों इसी का आप अपोजिट करेंगे, इसी रिएक्शन का अपोजिट करेंगे, ये आपका है ना विरंजक चूड़, जब इसको जल में घोल कर गर्म करेंगे तो क्लोरीन गैस निकलेगी ना बाहर, पक्का है, सिंपल सी बात है। बस इसी को आपको उलट पलट कर आपको लिख देना है इसके गुण में। तो आइए अब इसके उपयोग की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं विरंजक चूड़ के कौन कौन से उपयोग होते हैं। दोस्तों विरंजक चूड़ के कौन कौन से उपयोग होते हैं देख सकते हैं। पहला उपयोग इसका कि विरंजक चूड़ का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। और दूसरा है कि इसका उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है दोस्तों। जब पुराने समय में, आज के डेट में वो काफ़ी लोगों के घर कुआं होगा, और जिसके घर नहीं होगा दोस्तों आप दादा दादी से पूछेंगे तो उनके घर पहले कुआं ही हुआ करता था, कुआं, क्योंकि पहले कुआं के पानी लोग पीते थे। गांव में आज भी कुआं अवेलेबल है बहुत से गांव में। और दोस्तों कुआं में जो कीड़ी पड़ जाती है, कीड़ी, वहाँ उस कीड़ी को मारने के लिए दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर मतलब कि विरंजक चूड़ का प्रयोग करते हैं। वहाँ के जल को शुद्ध करने के लिए वहाँ के कुएं में ब्लीचिंग पाउडर छोड़ा जाता था। ये इसीलिए इसके उपयोग में आप लिख सकते हैं कि इसका उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है। विरंजक चूड़ का उपयोग क्लोरोफार्मा का निर्माण करने में भी किया जाता है, आप समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को देखते हैं। बहुत सिंपल, हमारा क्या टॉपिक है अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस से भी वही क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपको विरंजक चूड़ से पूछेगा। मतलब कि आपसे पूछ देगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुभार क्या होता है, इसका उपयोग क्या होता है, इसका गुण क्या होता है। आपसे यही पूछेगा दोस्तों, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा। उसका भी मैं एकदम लॉजिकल तरीके से जिस प्रकार उसका बताया उसका भी बता दे रहा हूँ। देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर मेरा उम्मीद तो आपसे यही रहेगा दोस्तों कि आप वीडियो देखते देखते ही समझ जाइए और याद कर लीजिए तुरंत ऑन द स्पॉट। याद करिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तुरंत याद करिए, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, याद हो गया ना। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। किसका रासायनिक सूत्र है ये दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। याद हो गया ना, हमको उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा। याद करते हुए चलिए दोस्तों, आपके पास समय एकदम कम, एकदम शॉर्टेज है आपके पास समय का। इतना सोचिए कि अगर आप रात को या वीडियो देख रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, तुरंत वीडियो को देखते देखते इस सब चीज़ याद करने का पूरा प्रयास कीजिए। CaSO4 × ½ H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपका सूत्र हो गया। क्लियर ना, मैं इतनी बार बोल दिया दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का दोस्तों अणुभार कितना होता है, 136.134। कितना होता है, 136.134। मतलब कि आपको 136 याद करना है, फिर उसके बाद दशमलव लगा के उसमें से 2 माइनस कर देना है, 134 लिख देना है। बस ट्रिक है ना, ट्रिक से समझिए ना, बस 136 याद कर लिए, दशमलव के बाद उतना लिख देना है, 136 में से 2 माइनस करके। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने की विधि क्या होती है दोस्तों, बहुत ही सिंपल होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने की विधि आप हेडिंग करेंगे फिर लिखेंगे, जब कैल्शियम डाइहाइड्रेट मतलब कि जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, कैल्शियम डाइहाइड्रेट, उसका रासायनिक नाम को जब 120 अंश सेंटीग्रेड ताप पर हम गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण होने के पश्चात हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। आइए इसको रिएक्शन के जरिए देखेंगे, बहुत इसी प्रकार से क्लियर होगा। आप यह रिएक्शन देख सकते हैं दोस्तों, यह है हमारा CaSO4 × 2H2O। यह हमारा जिप्सम है, क्या है दोस्तों, जिप्सम है, जिप्सम। क्लियर ना, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसको हम कहेंगे कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और यहाँ पे हाफ है तो मतलब हेमी हो गया, और यहाँ पे 2 है तो मतलब डाई हो गया। जहाँ 2 रहेगा वहाँ पे डाई, जहाँ हाफ रहेगा वहाँ पे हेमी। क्लियर ना, इसलिए यहाँ पे हेमी लिखाता है। तो यह हो गया कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिप्सम का सूत्र। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को हम H2O से क्रिया कराते हैं, किससे क्रिया कराते हैं, 2H2O है ना, जब H2O से जल से क्रिया कराते हैं तो हमें CaSO4 × ½ H2O प्राप्त होता है, और प्लस 3/2 H2O मतलब कि जल आपका बाहर निकल जाता है। निर्जलीकरण होने के पश्चात आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण में क्या लिखेंगे दोस्तों, इसका बस एक मात्र गुण होता है, आप देख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम प्राप्त होता है। बहुत ही सिंपल है, बस जो उसका रिएक्शन लिखेंगे इस रिएक्शन को उल्टा कर देना है। आपको लिख देना है CaSO4 × ½ H2O, किसका सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और इसका रिएक्शन करा देना है 3/2 H2O से, मतलब जल से। और इसी एरो को आपको उल्टा ऐसे कर देना है और लिख देना है जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2O, मतलब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्लियर ना फ्रेंड्स, हम समझते हुए चलिए, बस एक ही गुण है, बस उसी रिएक्शन का उल्टा कर देना है। और इसका उपयोग क्या होता है दोस्तों, देखते हैं। इसका उपयोग
मतलब एकदम जनरल उपयोग है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, लॉजिकल तरीके से लिख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में करते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका हड्डी उड्डी टूट जाता है, किसी का भी हड्डी उड्डी टूटा होगा दोस्तों, तो जाते हैं डॉक्टर के पास में, डॉक्टर जो प्लास्टर करता है दोस्तों, और जो व्हाइट व्हाइट होता है ना, वही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दोस्तों। क्लियर ना, कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दोस्तों सजावटी सामानों को भी बनाने में किया जाता है। और तीसरा उपयोग है दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्तियां एवं खिलौनों को भी बनाने में किया जाता है। बस ये इसका 3 अंतर है, जो कि काफी सिंपल है। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। अगला प्रश्न था दोस्तों वर्ड विक्षेपण। इस टॉपिक में दोस्तों काफी स्टूडेंट को दिक्कत होती है, पर बहुत ही सिंपल टॉपिक है दोस्तों। आज मैं आपको समझा दे रहा हूँ और 100% गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों कि आपको काफी लंबे समय तक यह टॉपिक याद रहेगा कि वर्ड विक्षेपण क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, बस इसको आप एक बार लिटरेचर पढ़ लीजिए, आपको समझा दे रहा हूँ। क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ड विक्षेपण कहते हैं तथा इन 7 रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ट्रिक से आप किस प्रकार याद करेंगे 7 रंगों के समूह को, वो भी बताऊंगा। दोस्तों देखिए वर्ड विक्षेपण क्या है। जब दोस्तों कोई सूर्य होता है, कोई सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। मतलब कि सूर्य का प्रकाश में 7 रंग होते हैं। या तो क्लियर हो गया, 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। तो 7 रंग कब विभक्त होंगे, जब किसी सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो वह 7 रंगों में व्यक्त हो जाएगा। और जब यह प्रक्रिया होगी दोस्तों, यह प्रिज्म में जो प्रक्रिया होगी वही दोस्तों आपको वर्ड विक्षेपण कराएगा। इसको किस प्रकार आप परिभाषा नुमा लिखेंगे वो मैं लिख कर लाया था, आप देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं इसको, कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को वर्ड विक्षेपण कहते हैं। किसको कहते हैं, जो प्रिज्म में घटना होती है दोस्तों, जो प्रिज्म में पूरी प्रक्रिया होती है ना 7 रंगों में व्यक्त होने की, वही आपका वर्ड विक्षेपण कहलाएगा। और जो 7 रंगों का समूह प्राप्त होगा आपको, 7 रंग ये प्राप्त हो गए ना आपके, ये आपका पहला रंग, दूसरा रंग, तीसरा रंग, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 7 रंग है। इन 7 रंगों के समूह को दोस्तों स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम, जिसको दोस्तों हिंदी में रंग पट्टिका भी कहते हैं। स्पेक्ट्रम को हिंदी में रंग पट्टिका कहते हैं, रंग पट्टिका। क्लियर ना। इन 7 रंगों के समूह को आप किस प्रकार याद करेंगे, उसका ट्रिक है दोस्तों, बैनी आ पिनाला, और नीचे से आप लिखेंगे, एक साइड लिखेंगे बै नी आ ह पी ना ला, टोटल मिलाकर आपको हो गया बैनी आ पिनाला। याद हो गया ना। बै से बैगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बस ये इसका ट्रिक है, इसके हर एक रंगों को याद करने का। बैनी आ पिनाला इंग्लिश में विव ग्योर होता है, पर इंग्लिश में क्या आप हिंदी में याद करिए, बहुत सिंपल है, बैनी आ पिनाला। तुरंत याद कर लीजिए दोस्तों, अब याद कर लीजिए कि स्पेक्ट्रम के 7 रंगों को किस प्रकार आप याद करेंगे, बैनी आ पिनाला, बैनी आ पिनाला। क्लियर है ना। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा दृष्टि दोष या नेत्र दोष। क्या है, दृष्टि दोष या नेत्र दोष। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, दृष्टि दोष या नेत्र दोष। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा पेपर में कि दृष्टि दोष से क्या समझते हैं, नेत्र दोष से क्या समझते हैं। बस समझ लीजिए ना दृष्टि दोष या नेत्र दोष क्या होता है। जब दोस्तों नेत्र स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की वस्तुओं को देखने में असमर्थ हो तो इस दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो आपको बता रहा हूं दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी से मतलब यह है कि आप स्पष्ट रूप से आपकी दृष्टि कहां तक अधिकतम देख सकती है। दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मान फिक्स है अनंत तक। किस प्रकार एग्जाम्पल आपको दे दूं, इसका एग्जाम्पल होगा दोस्तों कि आप अपने नेत्र से जब आसमान की ओर देखते हैं तो आप आसमान को देख लेते हैं ना, आसमान दोस्तों आपसे अनंत दूरी पर स्थित है, फिर भी आप आसमान को देख लेते हैं। उसी प्रकार दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होगी, अनंत। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब आप स्पष्ट एकदम साफ साफ एकदम नजदीक में कहां तक देख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर। कहां तक, 25 सेंटीमीटर। या आपके बहुविकल्पी में 20 बहुविकल्पी में से भी प्रश्न पूछ सकता है कि नेत्र दृष्टि दोष मतलब कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है। ये आपके 1 नंबर में भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका डिफिनेशन भी आप इसी से बना सकते हैं कि जब नेत्र स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की वस्तुओं को देखने में असमर्थ हो जाए तो इस दोष को हम दृष्टि दोष कहेंगे या नेत्र दोष कहेंगे। अब दोस्तों जो आपका दृष्टि दोष होता है ना, यह मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है निकट दृष्टि दोष, दूसरा है दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष। परंतु दोस्तों आपको पढ़ना केवल है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसलिए आपको जरा दृष्टि दोष मैं नहीं बताऊंगा। ओरल आपको बताना चाहता हूँ, बता सकता हूँ। यह जो जरा दृष्टि दोष होता है दोस्तों, यह वृद्धों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्तों, वृद्धों, मतलब कि बुजुर्गों में, बूढ़ों में पाया जाता है जरा दृष्टि दोष। इस दोष में दोस्तों निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों शामिल होते हैं, बस सिंपल सी। तो आइए जानते हैं निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं।
निकट दृष्टि दोष दोस्तों बहुत ही सिंपल है, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। पहली बात तो दोस्तों, जिस दोष होगा, जो दोष होगा, मतलब निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं। बस अपोजिट करके समझना है कि वह दृष्टि दोष जिसमें नेत्र को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, उससे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर है ना। और दोस्तों निकट दृष्टि दोष के कारण क्या होता है दोस्तों, यह जान लीजिए दोस्तों। पहला कारण होता है कि नेत्र के गोलक का व्यास बढ़ जाता है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। जब दोस्तों आपके यह नेत्र का गोलक है, जब यह यहाँ पे आपकी फोकस दूरी यहाँ पे आ रही है, जब यह नेत्र का गोलक का व्यास ऐसे बढ़ जाएगा तो यह फोकस दूरी तो यहीं पे रह जाएगी ना, फोकस दूरी घट जाएगी आपकी। जब फोकस दूरी घट जाएगी तो प्रतिबिंब रेटिना पर यहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं बनेगा, जिस कारण आपको अच्छी प्रकार से नहीं दिखाई देगा। दूसरा देख सकते हैं, नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी घट जाती है। इसमें भी फोकस दूरी घट जाती है जब वक्रता बढ़ जाती है नेत्र लेंस की, तो प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाएगा। प्रतिबिंब जब रेटिना से पहले बन जाएगा तो आपको प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। और दोस्तों इसके निवारण हेतु हम क्या करेंगे दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में अवतल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। किस लेंस का दोस्तों, अवतल लेंस का। ये आपके एक नंबर में पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस चश्मे में किस लेंस का प्रयोग करते हैं हम लोग, अवतल लेंस का, ताकि दोस्तों दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन सके। तो दोस्तों आप दूर दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, दूर दृष्टि दोष यह होता क्या दोस्तों, बस जस्ट अपोजिट है निकट दृष्टि दोष का। इसमें लिखते हैं कि वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, इस दृष्टि दोष को हम क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है दोस्तों, उसी कारण का अपोजिट होगा। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं दूर दृष्टि दोष के कारण, क्लियर है ना, दूर दृष्टि दोष के क्या क्या कारण होते हैं आपको अभी समझा रहा हूँ। पहला कारण आप देख सकते हैं कि नेत्र गोलक का व्यास घट जाता है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूसरा देख सकते हैं नेत्र लेंस की वक्रता घट जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के आगे बन जाती है। बहुत ही सिंपल दोस्तों, जस्ट उसका अपोजिट आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों इसके निवारण हेतु क्या करेंगे हम लोग, जब उसमें अवतल लेंस का प्रयोग कर रहे थे तो इसमें अपोजिट करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे उसके निवारण हेतु, ताकि स्पष्ट रूप से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। एकदम क्लियर ना फ्रेंड्स। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, मानव नेत्र की संरचना एवं क्रियाविधि, जो कि लास्ट प्रश्न दोस्तों। एकदम अच्छी प्रकार से समझिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे काफी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम बन सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ देगा मानव नेत्र की संरचना बनाइए, आपसे पूछ देगा मानव नेत्र की सचित्र वर्णन कीजिए, आपसे पूछ देगा मानव नेत्र की क्रियाविधि बताइए। तो काफी क्वेश्चन बने हैं, 2-3 क्वेश्चन बने हैं, 2-3 क्वेश्चन की वैरायटी बन रही है। तो हर एक को समझ लीजिए एक ही टॉपिक में। आप हेडिंग करेंगे मानव नेत्र की संरचना, क्या हेडिंग करेंगे दोस्तों, मानव नेत्र की संरचना, जिस प्रकार मैं किया हूँ। फिर उसके बाद दोस्तों आप लोगों को मानव नेत्र की संरचना बना देनी है। बहुत ही सिंपल दोस्तों, मानव नेत्र की संरचना बनाने का ट्रिक है LAK, लक। क्लियर ना। एल से हो गया लेंस, मतलब पहले लेंस के लिए पहले आपको लेंस बनाना है, पहले आपको 3 सर्कल बनाने हैं। ये तो एकदम माइंड में याद कर लीजिए, आपको 3 वृत्त बनाने हैं, एक छोटा एक बड़ा ऐसे करके बनाना है। पहले एक सबसे बड़ा वृत्त बना देना है, उसके अंदर एक छोटा बना देना है, उसके अंदर एक छोटा बना देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहला वृत्त या दूसरा वृत्त या तीसरा वृत्त। फिर उसके बाद यह वृत्त तीनों बनाने के बाद आपका यही लक वाला ट्रिक काम करेगा। पहले छोटे वृत्त से स्टार्ट करना है, एल से लेंस बनाना है, जैसा कि देख सकते हैं एल से लेंस बना है। ए से आइरिस बनाना है, जैसा कि देख सकते हैं आइरिस बना है। के से कार्निया बनाना है, बस नेत्र तैयार। बस यही चीज़ तो बनाना है, लेंस बनाना है, आइरिस बनाना है, कार्निया बनाना है, बस सब चीज़ आपका तैयार। देख सकते हैं कितना सिंपल है दोस्तों। आइए अब इसके हर एक पार्ट के बारे में समझ लेते हैं। जो दोस्तों मानव नेत्र का बाहरी परत होता है दोस्तों, इसको हम दृढ़ पटल कहते हैं। और मानव नेत्र की बाहरी परत के नीचे वाला जो परत होता है उसको रक्तक पटल कहते हैं। और रक्तक पटल के नीचे जो होता है दोस्तों एकदम बिचला भाग, उसको रेटिना कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। और रेटिना दृष्टि पटल के नीचे का भाग जो होता है दोस्तों, उसको अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अंध बिंदु कहते हैं। और दोस्तों यह जो सिराएं निकली हुई होती हैं, इनको हम दृष्टि तंत्रिकाएं कहती हैं, क्योंकि यही प्रतिबिंब को मस्तिष्क में भेजती है। यहाँ से मस्तिष्क हर एक जो प्रतिबिंब यहाँ बनता है वो उल्टा बनता है, उसको मस्तिष्क में जब यह दृष्टि तंत्रिकाएं भेजती है तो उस प्रतिबिंब को मस्तिष्क सीधा करके समझता है। और दोस्तों यहाँ आगे की ओर भूरा हुआ भाग आप पहले ही समझ चुके होंगे क्या है, कार्निया है, मैं पहले ही बता दिया हूँ। और यह नीचे वाला क्या है दोस्तों, यह आपका आइरिस है। अब पुतली आप देख ही सकते हैं, यह पुतली है, इस ये जो बीच में एक छिद्र होता है इसको पुतली कहते हैं। और नेत्र लेंस देख ही रहे हैं दोस्तों, इसी को नेत्र लेंस कहते हैं। तो आइए हर एक पार्ट को एकदम समझते हैं किस प्रकार टॉपिक में के रूप में लिखेंगे। तो देख सकते हैं पहले आप क्या लिखेंगे, पहले रीडिंग करेंगे दोस्तों दृढ़ पटल। बस दोस्तों जो चित्र में आपको दिखेगा वही उसी प्रकार लिख देना है। क्या लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखा हूँ कि मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत दृढ़ एवं अपारदर्शी झिल्ली से बनी होती है, जिसे दृढ़ पटल कहते हैं। और दूसरा में लिखेंगे दोस्तों, दूसरे में लिखेंगे रक्तक पटल। रक्तक पटल में लिखेंगे दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली पाई जाती है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स, एकदम समझते हुए चलिए। और रेटिना या दृष्टि पटल क्या होता है दोस्तों, देख सकते हैं कि रक्तक पटल के नीचे की ओर एक अर्ध पारदर्शी हल्के पीले रंग की झिल्ली होती है,
जिससे दोस्तों हम लोग रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए कि रक्तक पटल के नीचे की ओर एक अर्ध पारदर्शी हल्के रंग की पीली झिल्ली पाई जाती है दोस्तों, जिसे हम रेटिना कहते हैं। क्लियर है ना? और चौथे में हेडिंग करके लिखेंगे चौथे में कि पीत बिंदु क्या होता है आपका। पीत बिंदु दोस्तों रेटिना के मध्य भाग में एक हल्के पीले रंग की झिल्ली होती है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल है। पांचवा है आपका अंध बिंदु। अंध बिंदु आपको दिखाया हूँ कि रेटिना का निचला अंतिम बिंदु अंध बिंदु कहलाता है। क्लियर है ना? और कार्निया क्या होती है दोस्तों? कार्निया एकदम आगे का उभरा हुआ भाग होता है। दृढ़ पटल के आगे की ओर उभरा हुआ भाग एवं उभरा पारदर्शी भाग कार्निया कहलाता है। वह पारदर्शी होता है, तभी ना हमारे नेत्र में प्रकाश जाता है और हमें हर एक वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, हर एक पदार्थ। और दोस्तों अगला देख सकते हैं, अगला है सातवां हमारा आइरिस। आइरिस का डिफिनेशन भी देख सकते हैं, काफी सिंपल है। कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे आइरिस कहते हैं। बस सिंपल सिंपल एक एक लाइन का है, समझिए कि आपको तुरंत याद कर लेना है। कार्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली होती है जिसे हम आइरिस कहते हैं। बस याद हो गया आपको, तुरंत अभी याद हो गया होगा, मुझको उम्मीद है। नेत्र तारा या पुतली क्या होता है? आइरिस के मध्य में एक गोल छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। आपका जो काला रंग का आंख होगा ना, उसमें देखेंगे तो छोटा सा एक और काला रंग का एकदम बिंदु का आकार का होगा, उसे ही हम लोग पुतली कहते हैं। क्लियर ना? कि आइरिस के मध्य एक गोल छिद्र होता है जिसे हम पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। और नेत्र लेंस क्या होता है दोस्तों? मानव नेत्र में ऊतकों का बना एक लेंस पाया जाता है जो कि अंदर की ओर ज्यादा उभरा हुआ होता है, उसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। बस हो गया, क्लियर है नेत्र लेंस क्या होता है। और 10वां जो कि लास्ट है दोस्तों, वो है कांचा द्रव। मतलब कांचा द्रव का डिफिनेशन आप किस प्रकार देंगे? नेत्र लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा होता है जिसकी प्रकृति कांच के समान होती है दोस्तों, और वह पारदर्शी होता है, जिसके कारण दोस्तों प्रकाश अंदर जाता है और उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, इसलिए दोस्तों उसको कांचा द्रव कहते हैं। क्लियर ना फ्रेंड्स? आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को साइंस के 20 प्रश्न बताया हूं दोस्तों, और मेरी 100% गारंटी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखे हैं, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं किए हैं, कल के पेपर में दोस्तों 70 में 70 मार्क्स अचीव करने में यह वीडियो उनकी इतनी मदद करेगा, शायद वो 70 में 70 मार्क्स अचीव भी करें, यह मेरी 100% गारंटी है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और भी वीडियो जो आने वाले हैं, मैराथन वीडियो आने वाले हैं, जिसमें आपके सोशल साइंस का तैयारी कराया जाएगा, मतलब कि आपके सामाजिक विज्ञान का तैयारी किया जाएगा, और आपकी इंग्लिश का भी तैयारी कराया जाएगा। आप किस प्रकार कम समय में टॉपर बने दोस्तों, उसकी पूरी तैयारी अपने इसी चैनल पे कराई जा रही है, इसलिए जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं।